आपके घर की कीमत डिसाइड होती है कि उसको बनाने में कितने पैसे लग रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, महंगाई, चीजों की जो कीमतें होती है उनका उस पर क्या असर है, सब मिला जुला कर आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकलती है। और हाल ही में एक और बड़ी अनाउंसमेंट आई है, वो है जीएसटी को लेकर कि अब सिर्फ 2 ही स्लैब्स होने जा रहे हैं, उसका कितना असर इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर आएगा। तो ओवरऑल क्या कुछ होने वाला है और इसी दौरान हम समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का गणित होता क्या है, लेबर से लेकर रॉ मटेरियल तक ये किस तरीके से इस कॉस्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी बढ़ गई है कि जो डेवलपर्स हैं उनको वो पास करनी पड़ी टू द होम बायर। वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरीके से आपको ऑन ग्राउंड मैटर कर रही है। सबसे उसका भारी प्रभाव पड़ता है ऑन दी अफोर्डेबल हाउसिंग। जो अलग अलग कंपोनेंट है जिससे आपका एक इनपुट कॉस्ट बनता है, इनमें से किसी भी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो। चाहे लेबर में कॉस्ट कम आ जाती है, बाकी और कोई कॉस्ट में कमी नहीं आती। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फिर सिटी वाइज बदलती है, क्या कंपोनेंट है जो उसको थोड़ा चेंज कर रहा है। लेबर कॉस्ट जो होती है वो टीयर 1 के अंदर बहुत बढ़ जाती है कंपेयर टू टीयर 2 टीयर 3। ये स्टोरी सही है कि डेवलपर्स के पास बहुत मोटे मार्जिन होते हैं। I don't know what quarters are driving this propaganda, but unreal margins अभी रहे नहीं है इस बिजनेस में। इट इज अनट्रू कि बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं, अगर बना रहे होते तो सिर्फ लिस्टेड शेयर्स के अंदर तो दिखना ही चाहिए था। प्रधानमंत्री कह चुके हैं दिवाली पे तोहफा मिलेगा, तो कितना फर्क आएगा उससे। अफोर्डेबल हाउसिंग में 4 से 6% का, मिड लेवल हाउसिंग है उसमें 3 से 4% का ड्रॉप देख सकते हैं हम। जीएसटी अगर बाकी जगह रैशनलाइज होगा तो मुझे लगता है कि ग्राहक की जेब में भी शायद थोड़ा पैसा और बच जाए। नंबर्स हमें बताएंगे लिस्टेड कंपनी के भी और ओवरऑल नंबर्स भी, तो इंतजार रहेगा। हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल एसेट शो में ऑन सीएनबीसी आवाज। एक ऐसा शो जहां पर हम रियल एस्टेट को थोड़ा हट के लेकर आते हैं आपके लिए। थोड़ी इन डेप्थ बातें होती हैं, थोड़ी लंबी बातें होती हैं, लेकिन आपके काम की बहुत होती हैं। और ये हाइब्रिड शो है जैसा आप जानते हैं, यानी आप इसे सीएनबीसी आवाज के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले देखते हैं और उसके बाद टीवी पर भी आप इसे देख पाते हैं। तो खैर ये एक माध्यम की बात है, आप इसे टीवी पे देखें, आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखें, आप तक सही और अच्छी जानकारी पहुंचनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि काफ़ी सारे लोग अक्सर डिमांड करते हैं कि थोड़ी हमें रियल एस्टेट के अंदर की और बातें बताइए कि ये कैसे काम करता है, इसमें चीज़ें किस तरीके से डिसाइड होती है, प्राइसिंग कैसे होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसी तरह का एक शो आज आपके लिए लेकर आया जाए। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है बाय एनारॉक जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करती है। एक बड़ा कंपोनेंट होता है जब आपके घर की कीमत डिसाइड होती है कि उसको बनाने में कितने पैसे लग रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, महंगाई या चीज़ों की जो कीमतें होती हैं उनका उस पर क्या असर है, लेबर जो कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है उसके क्या हालचाल हैं, और फिर और बहुत सारी टैक्सेस, सब मिला जुला कर आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकलती है। और हाल ही में एक और बड़ी अनाउंसमेंट आई है, वो है जीएसटी को लेकर कि अब सिर्फ 2 ही स्लैब्स होने जा रहे हैं, एक होगा 5% का, दूसरा होगा 18% का। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे सस्ती हो जाएंगी। उसका कितना असर इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर आएगा। भाई सीमेंट है, स्टील है, ना जाने कितनी चीज़ें अभी हम आगे चलते हुए बात करेंगे जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं, आपका घर बनाने में काम आती हैं। तो ओवरऑल क्या कुछ होने वाला है और इसी दौरान हम समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का गणित होता क्या है। और इसके लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान भी होने जा रहे हैं, तो उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक स्निपेट बता देता हूं कि क्या कहती है रिपोर्ट। राइट, तो ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 2019 से 2024 के बीच में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 40% तक बढ़ गई है। बड़ा परसेंटेज है। ये रिपोर्ट आगे कहती है कि 2021 और 24 के बीच में ये करीब करीब 27% से ज्यादा, मतलब और बाइफर्केशन किया, 30% के आसपास, तो इतने पीरियड में बढ़ गई। लेबर कॉस्ट की जब बात आती है तो ये कह रही है कि 2019 से उसमें 150% की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़ा जंप है। तो देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है। इसके अलावा इसके पीछे के जो कारण हैं कि टू एन एक्सटेंट चीज़ें महंगी होती हैं, सप्लाई चेन के इश्यूज हो जाते हैं, कई बार अप्रूवल कॉस्ट होती है जो बढ़ती चली जाती है, लॉजिस्टिक्स महंगा होता है, पेट्रोल डीजल की कीमतें उसमें बहुत मैटर करती हैं। तो ये वो कारण है कि आपका कॉस्ट भी है एस्केलेट हो रहा है। अब छोटा सा उदाहरण एक बेसिक रॉ मटेरियल के हिसाब से देखते हैं। सीमेंट जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल हो सकता है घर को बनाने में, वैसे तो वो 1 साल में 15% सस्ता हुआ है, लेकिन अगर आप 5 साल की बात करें तो रिपोर्ट कहती है कि 30 से 57% महंगा हो गया है। तो ये सीमेंट की बात है। दूसरी चीज है स्टील,
वो एक साल में 1% सस्ता हुआ है, लेकिन रिपोर्ट कहती है पिछले 5 साल में वही ऑलमोस्ट 30 से 60% के आसपास ये महंगा हो चला है। इसके अलावा कॉपर, जो कि घर में आपके वायरिंग होती है, बड़ा पूरे घर के पीछे जाल रहता है वायरिंग का, वो एक साल में 19% सस्ता हुआ है, लेकिन 5 साल में 91% महंगा हो गया है। तो अब ये सारे जो कॉस्ट फैक्टर इन हो रहे हैं, इनका तो एक इम्पैक्ट आएगा। और जो मैंने लेबर की बात कही उसमें भी देखिए 5 साल में 150% बढ़ा है और एक साल में वो 25%, यानी ये कंपोनेंट है जो लगातार महंगा होता जा रहा है। अब इसके हाउसिंग पर क्या इंपैक्ट आते हैं, अलग अलग सेगमेंट है देखिए हाउसिंग के। अफोर्डेबल हाउसिंग है जहां पर सस्ते घर बनाने का प्रेशर होता है, आपको एक सही कीमत में घर देने का प्रेशर होता है, उस पर एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे असर करती है। मिड लेवल पे क्या इंपैक्ट डालती है, क्या लग्जरी पे किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट डालती भी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और हमारे डेवलपर इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, यही सारी बात आज हम करेंगे। तो हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो इसे प्लीज ध्यान से सुने, आपके भी बहुत काम आएगा, चाहे आप घर खरीदने जा रहे हो, चाहे आप घर बनाने जा रहे हो। और दो खास मेहमान जिनका मैंने जिक्र किया वो मेरे साथ हाजिर हैं। अनुज पुरी साहब जो कि चेयरमैन हैं एनोरॉक ग्रुप के, और ये रिपोर्ट उन्हीं की तरफ से आ रही है। और बमन ईरानी साहब जो कि सीएमडी है कीस्टोन रियल्टर्स, रुस्तम जी जिस ब्रांड को आप जानते हैं, और चेयरमैन है क्रेडाई नेशनल के। तो एक पर्सपेक्टिव वो देंगे कि डेवलपर्स इस कॉस्ट को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं और किस तरीके से मैनेज करते हैं और आप तक वो कैसे पहुंचती है। सो वेलकम बोथ ऑफ यू। एंड अनुज सर, सिंस रिपोर्ट कम्स फ्रॉम यू, अब आप बताइए, मैंने कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया, लेकिन ये जो ओवरऑल पूरा इतना महंगा हुआ, इतना सस्ता हुआ, लेबर से लेकर रॉ मटेरियल तक, ये किस तरीके से इस कॉस्ट को इंपैक्ट कर रहा है अलग अलग सेगमेंट्स में अगर हम देखें तो? विपिन, आपने बहुत अच्छी तरह समराइज करी रिपोर्ट। आपने मेरे से बढ़िया समराइज कर दी है ये रिपोर्ट। बट ये बात तो पक्की है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त बढ़ी है पिछले 5 सालों के अंदर। एंड वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी बढ़ गई है कि जो डेवलपर्स हैं उनको वो पास करनी पड़ी है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टू द होम बायर। तभी आप देख रहे हैं विपिन, जो प्राइसेस हैं ये ऊपर जा रही है। एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपने सही बोला कि सबसे पहले लेबर कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा हुई है, फिर आपके सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, स्टील है, सबको आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में कोविड से पहले और अभी कम से कम 37% से लेकर 90% बढ़ी है। तो बहुत सारे जो होम बायर्स हैं वो बोलते हैं इतनी हाउसिंग कॉस्ट प्राइसेस ऊपर क्यों जा रही है। एक उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये काफी ऊपर गई है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है विपिन, ये ग्लोबली है। ग्लोबली आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन चाहे दुबई है, चाहे यूरोप है, चाहे यूएस है, सब जगह पे प्री कोविड से लेके पोस्ट कोविड तक ऊपर गई है। एंड डेवलपर्स के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो इंक्रीज हुई है उसको वो एब्जॉर्ब कर पाए, इतना प्रॉफिट ही नहीं है उनके पास। तो वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो पास ऑन हो रही है टू द होम बायर। एज ए रिजल्ट ऑफ इट जो हाउस की प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही है। दूसरा आपने एक पूछा कि इसमें क्या इम्पैक्ट अफोर्डेबल में आएगा या मिड में आएगा या लग्जरी में आएगा। तो विपिन, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज का अफोर्डेबल पे आता है। उसकी प्राइसेस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। फिर उसके बाद मिड लेवल पे आता है, और लग्जरी में आपने बिल्कुल ठीक बोला कि बहुत कम आता है इम्पैक्ट अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज होती है, बिकॉज जो लग्जरी के सेल प्राइसेस हैं वो इतनी बढ़ी हुई होती हैं कि उनकी एबिलिटी होती है अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ी बढ़ती भी है एब्जॉर्ब करने की। अफोर्डेबल में डेवलपर के पास कोई एबिलिटी नहीं होती। एज ए रिजल्ट ऑफ वो बिल्कुल पास ऑन हो जाती है टू दी होम बायर। सो क्लियरली पिछले 5 सालों के अंदर ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का जो इंक्रीज हुआ है ये एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल पॉइंट है जिसकी वजह से हाउसिंग प्राइसेस इंक्रीज हुई है। राइट, चलिए अब इसका एक ऑन ग्राउंड पर्सपेक्टिव लेते हैं जो हमें बमन ईरानी साहब बताएंगे। और खास बात यह है कि उनका जो ब्रांड है रुस्तम जी, उसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग भी है, मिड सेगमेंट भी है, लग्जरी भी है। बमन सर, और आप पूरे देश को रिप्रेजेंट भी करते हैं सारे डेवलपर्स को एज ए क्रेडाई चेयरमैन, मुझे ये बताइए कि ये तीनों ही सेगमेंट आप बना रहे हैं और जो अभी अनुज जी ने एक्सप्लेन किया वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरीके से आपको ऑन ग्राउंड मैटर कर रही है?
तो विपिन जी, अनुज ने जो एकदम एनकम्पास किया उसमें सारे प्राइसेस के बारे में बताया। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं और वो ये है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि उनकी घर की सीमा में जो जो एरिया आता है उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगता है आपकी हर ओपन एम्यूनिटी पे, आपकी कार पार्किंग पे, आपके पूरे लेआउट में जितनी और सुविधा दी जाती है उनके कंस्ट्रक्शन में। और जस्ट एक मैट्रिक देना चाहता हूं लोगों को कि आपका घर अगर 1000 का है तो आपके घर के पीछे करीबन 1900 से लेके 2000 फुट की कंस्ट्रक्शन होती है। मैं स्पेशली मुंबई एमएमआर की बात कर रहा हूं जहां पे कार पार्किंग नॉर्म्स भी काफी स्ट्रिंजेंट है। और ये कार पार्किंग नॉर्म सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है छोटे घरों में। और आज की तारीख में आप अगर छोटा घर बात करते हैं तो करीबन 550 फुट का हम चाहते हैं कि 351 से लेके 550 फुट के 1 बेडरूम और छोटे 1.5 बेडरूम्स बने। और इसके पीछे अगर आप एक कार पार्किंग देते हो तो करीबन 350 फुट वो बनाने पड़े। और ये अगर आप लो पैसेजेस, आपके एलिवेटर्स, स्टेयरकेसेस, ऐसे मैं बता रहा हूं 2 टाइम्स आपकी कंस्ट्रक्शन एरिया हो जाती है ऑन द एरिया दैट यू बाय। अब रही बात, अनुज ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे उसका भारी प्रभाव पड़ता है ऑन दी अफोर्डेबल हाउसिंग। और मैं आपको वापस बता दूं, अफोर्डेबल हाउसिंग नॉट एज पर द प्राइस सेगमेंट जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है 45 मीटर्स। मैं तो कहता हूं अफोर्डेबल हाउसिंग जो हमारे मुंबई एमएमआर आउटस्कर्ट्स एरिया में है वो करीबन 8 से लेके 10,000 रुपए कारपेट पे है। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेते हो तो करीबन 3 से 3,500 रुपया इनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है ऑन योर कारपेट एरिया। तो आप ही अंदाजा लगा दीजिए हाउ मच इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। और अगर ये 3,500 रुपया अगर आप 10 या 20% से बढ़ाते हैं तो या तो डेवलपर की पूरी मार्जिन निकल जाती है या तो डेवलपर ने ये पास ऑन करना पड़ता है टू दी होम बायर। अगर होम बायर को अगर ये पास ऑन करें तो उसपे वापस चार्जेस लगते हैं। एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगती है यानी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है। दूसरा इसके ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो बढ़ते हैं। तीसरा इसके ऊपर जो डेवलपर फिर मैनेजमेंट फी या प्रॉफिट जिसे कहते हैं वो बढ़ाता है तो उसकी वजह से बढ़ता है। सो दिस कॉस्ट गेट्स डबल्ड। और अगर आप 3,500 पे 500 रुपया बढ़ जाता है तो ऑलमोस्ट कस्टमर को 1,000 रुपया बढ़ जाएगा, विच मीन्स दैट 8,000 रुपए में बिकने वाली चीज 9,000 रुपए में बिक जाती है। सो दीज आर द नुआंसेस जो आपके कस्टमर्स अगर समझे, आपके दर्शक अगर समझे। और जहां तक रही प्रीमियम हाउसिंग की, तो अनुज ने राइट कहा, वहां पे तो लैंड कॉस्ट और गवर्नमेंट के प्रीमियम जो होते हैं वो इतने भारी होते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में अगर 10-15% भी बढ़ जाए तो उसकी मेजर इंपैक्ट ओवरऑल प्राइसिंग में नहीं आती, क्योंकि ओवरऑल प्राइसिंग में मार्जिन काफी भारी रहता है। गवर्नमेंट की इच्छा रही है कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग दें, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए जितनी पॉलिसीज होनी चाहिए उस पर मींस काफी टाइम लिया जा रहा है। और अगर ये जितनी जल्दी ये लाया जाए, दे आर मेड रियल, उतनी जल्दी डेवलपर्स ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग दे पाएंगे। आप अगर जानते हैं तो 2019 में करीबन या 20 में 40% घर जो बनते थे वो अफोर्डेबल हाउसिंग के बनते थे। आज ये H1 क्वार्टर की बात ये है कि क्लोज टू अबाउट 10 to 12% घर ही अफोर्डेबल हाउसिंग के लॉन्च हुए हैं। यही आपको बता देता है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ चेंज दैट डेवलपर्स आर नॉट बीइंग एबल टू, जिसे कहते हैं अफोर्ड मेकिंग अफोर्डेबल हाउसिंग। उसीलिए वो अफोर्डेबल हाउसिंग पे इतना कॉन्सेंट्रेट ना करके मिड मास या एस्पिरेशन कैटेगरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अनु सर, ये जो डेटा है, मतलब आई थिंक बमन सर रेफर टू योर रिपोर्ट्स ओनली, कि जो 2019 से कंपेयर करें, जो लॉन्चेस का शेयर था अफोर्डेबल हाउसिंग का, जो सेल्स का शेयर था, वो सब डिक्रीज हो गया है 2025 में। ठीक है, लोगों के प्रेफरेंसेस भी हो सकते हैं क्योंकि डिमांड सप्लाई का गेम है पूरा, कि लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं उस हिसाब से डेवलपर बना रहे हैं। लेकिन क्या ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या जो एक हमारे बेंचमार्क हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग इतनी लाख तक होनी चाहिए, इतने साइज की होनी चाहिए, वो सब अब बहुत पीछे छूट गए? और रियल टाइम जिसे आप कहते हैं, जब आप चीज़ों को खरीदने जाते हैं, वो जो महंगाई है, वो जो कॉस्ट है, वो सब इम्पैक्ट कर रही है और यही कारण है कि अफोर्डेबल हाउसिंग से सब दूर चले गए। बिल्कुल सही है। बमन ने बहुत अच्छा बोला कि जो लॉन्चेस हैं विपिन, वो 40% जो हमारे 2019 प्री कोविड पे थी वो अभी पहुंच गए हैं 12% पे। नॉट ओनली दैट विपिन, अगर आप डिमांड देखते हो, जो सेल्स थी वो भी बहुत ड्रॉप हुई है।
वो 35% जो हमारी 2019 में थी, वो अब हो गई है 18%। सो दोनों में असर पड़ता है, लॉन्चेस में भी और सेल्स में भी। और इसका एक की रीजन है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ी, से बमन जैसे बोलते हैं कि 1000 रुपया बढ़ी, मैं बोलता हूं अगर 800 रुपया भी आप लगा लो, 800 रुपया बढ़ी तो वो कम से कम 5 से 8 लाख रुपया आपकी सेल प्राइस बढ़ा देता है। एंड 5 से 8 लाख रुपया जो है वो फिर ब्रीच कर जाता है आपका अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी हुई है। सो मेरे को एक ये बहुत की पॉइंट लगता है विपिन, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को, हाउसिंग मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि ये जो हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन है, इसको इनलार्ज करना चाहिए। ये इतने साल से सेम डेफिनेशन रही है इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ द एरिया। आज एरिया भी जो लोग हैं वो ज्यादा मांगते हैं, बड़ा घर मांगते हैं। पहले 1 बेडरूम के लिए खुश हो जाते थे, अभी वो 2 ढाई बेडरूम उनको चाहिए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन वहां पे ब्रीच हो रही है। एंड सेकंड इज के जो पर स्क्वायर फुट प्राइस है, वो इतने साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक चेंज ही नहीं की है। वो बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लैंड की जो कॉस्ट है, उसकी वजह से प्राइस जो है वो हाउसेस की बढ़ती जा रही है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन ब्रीच हो रही है। सो एक ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि जरूर हमें एक बार दोबारा से अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ जो ये असर हो रहा है लॉन्चेस के परसेंटेज नीचे आने का और सेल की परसेंटेज नीचे आने का, ये डेफिनेशन की वजह से भी है, जो एकदम रिस्ट्रिक्टेड रही है पिछले 6 साल से, और उसको आज के डेट पे दोबारा से देख के थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो ट्रू डेफिनेशन है वो जो रियल मार्केट है उससे अलाइन कर पाए। आई थिंक क्रेडाई की मांग तो ये बहुत लंबे समय से रही है कि इस डेफिनेशन को चेंज करें। प्रैक्टिकली भी आई थिंक अब ये लगता है सारी चीज़ों को देखते हुए कि अगर उसी डेफिनेशन पे आप रखेंगे तो बहुत मुश्किल है। कल मैं किससे बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग ऐसा नहीं है कि बन नहीं रही है, बन तो रही है, लेकिन जहां बन रही है वहां उसे फिर कोई खरीदना पसंद नहीं करता है कि मैं वहां जाके इतने का मकान क्यों खरीदूं, 50 लाख का या 40 लाख का। सो वो बड़ी सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ममन साहब, मुझे एक बात बताइए, चूंकि आप सारी चीज़ें बनाते हैं, जब आप ड्रॉ करते हैं पेपर पेन लेके, तो कॉस्टिंग जब निकालते हैं किसी घर की, तो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ पर बैठती है और कैसे आप उसे मैनेज करते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आज की तारीख में विरार मान लीजिए आप, जहां पे मैं अफोर्डेबल हाउसिंग करता हूं, करीबन 8,500 रुपया पर स्क्वायर फुट में आपके कारपेट एरिया आपको देता हूं, तो वहां पे हम ऐसा एसर्टेन करते हैं कि लैंड कॉस्ट करीबन 1,800 रुपए से ज्यादा ना हो, और वहां पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करीबन 3,500 रुपए से ज्यादा ना हो। और अगर आप 3,500 रुपए में और 1,800 रुपए में करते हो, तो बाकी सारी आपकी मैन पावर कॉस्ट होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट होती है, अप्रूवल कॉस्ट होती है, आपकी ब्याज खात होती है, और लास्ट में आपका एक प्रॉफिट रहता है। तो प्रॉफिट जो रह जाता है वो अंडर 15% रह जाता है पोस्ट टैक्स। उसीलिए ज्यादा करके अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ध्यान न करते हुए या उसे और बढ़ोतरी न देते हुए डेवलपर्स मिड मास और एस्पिरेशनल में आते हैं, जिसको मैं बता दूं आपको, जहां पे मैं घर आपको करीबन 20 से 25,000 रुपए पर फुट में आपको देता हूं, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो 3,500 से 4,000 4,500 हो जाती है, क्योंकि इमारतें और लंबी हो जाती हैं। बट वो बाकी सारे जो प्रीमियम्स होते हैं वो इतने नहीं बढ़ते हैं, और आपकी जो मार्जिन होती है वो करीबन पोस्ट टैक्स करीबन 17 से 20% की होती है। तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स मोर एंड मोर ऑफ, आप देखिए रियल एस्टेट बहुत हाई रिस्क बिजनेस है। अगर हाई रिस्क बिजनेस में आप इसी तरह से मार्जिन को बराबर नहीं बना के रखते, तो मार्केट आपको सपोर्ट नहीं करेगी, और एक भी डाउनटर्न आएगा उसमें एक डेवलपर साफ हो जाता है। सो यू हैव टू क्रिएट प्रॉपर कैश रिजर्व, जिसकी वजह से करना पड़ता है। सो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट, जहां से 20,000 रुपए का घर है वहां पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4,500 रुपए है, और जहां पे 8,500 रुपए का घर है वहां पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3 से 3,500 रुपए है। तो ये आपको एस्टिमेट दे देगा कि व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ हाउसिंग कॉस्ट इज, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सॉरी। राइट, कि बहुत छोटे डिफरेंस में, लेकिन मार्जिन के डिफरेंस वहाँ बदल जाते हैं, कीमतें बदल जाती है, लेकिन वो जो कंस्ट्रक्शन का बेस है वो नहीं बदलता।
ऐसे में अनुज सर, तो फिर इसका क्या मतलब उपाय हो सकता है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन प्राइस और लेबर चार्जेस बढ़ गए, चीज़ें महंगी हुई वक्त के साथ, और वो हम फील भी करते हैं डे टू डे में। तो फिर आप क्या करेंगे कि फिर अफोर्डेबल हाउसिंग या तो बनेगी ही नहीं, या फिर वही है कि जो अभी सवाल था फिर घूम फिर के वहीं आ गया कि उसका बार आपको ऊपर उठाना पड़ेगा? तो तीन चीजें हैं जिस हिसाब से बन सकती है विपिन। पहला है कि आप सिटी के बाहर बनाओ, जैसे आपने बोला कि वो तो बन रही है पर लोग उतनी दूर जाना नहीं चाहते, परहैप्स कनेक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे नहीं है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक पूरा नहीं बना हुआ। मेरे को लगता है कि ये सिटीज जो है ना, ये एक्सपैंड हो रही हैं, एंड आप देखेंगे कि सिटी की जो आज पेरिफेरी है वो सबर्ब बनता जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी होती जाएगी, वहां पे वाटर, सुएज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल है, होटल है, रिटेल मॉल है, हॉस्पिटल है, ये सब आने लग जाएंगे। सो क्लियरली पहली पहली बात तो वो है, जैसे जैसे सिटी एक्सपैंड हो रही है, आज की डेट पे उन एरियाज पे लैंड जो है बहुत सस्ती है, तो वहां पे आप जाके अफोर्डेबल हाउसिंग बना सकते हैं। उम्मीद ये रखी जाएगी कि गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट्स का इनिशिएटिव है उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डल जाए, कनेक्टिविटी डल जाए, और वो जो आज लगता है कि बहुत दूर है वो बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए टू द मेन सिटी। सेकेंड है कि गवर्नमेंट अगर कोई प्लॉट्स लेके आए और बोले ये सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग की है, जैसे जैसे विपिन, बहुत सारे रेलवे के प्लॉट्स हैं, बहुत सारे सॉल्ट पैन्स हैं जहां पे बॉम्बे के अंदर डेवलपमेंट हो सकती है, वहां पे आप अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही सिर्फ वो ऑप्शन करो प्लॉट्स, तो लोगों को, जो डेवलपर्स हैं उनको पता है कि ओके लैंड जो है ये अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही बन रही है, फिर वो प्राइसिंग जो है उस हिसाब से उसको प्राइस करेंगे अगर ये गवर्नमेंट एलोकेट कर दे कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग का प्लॉट है। थर्ड है कि ये जो प्रीमियम्स हैं ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग उसको वो रिड्यूस कर दे। ये प्रीमियम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वो प्रीमियम्स को आप डिफरेंशिएट करिए और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत कम कर दीजिए वो प्रीमियम, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे आपने बमन से समझा कि वो तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग में या मिड लेवल में, 500-600 रुपए का डिफरेंस है, डिफरेंस आता है लैंड कॉस्ट पे। तो लैंड या तो आप बाहर सिटी के बाहर दीजिए और कनेक्टिविटी उसकी इंप्रूव करिए, या प्लॉट्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑप्शन हो वो ही सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, या फिर जो प्रीमियम्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है इन लैंड पार्सल्स पे उसको आप डिफरेंशिएट करिए कि मिड लेवल हाउसिंग में ज्यादा प्रीमियम है, अफोर्डेबल में बहुत कम प्रीमियम है या जीरो प्रीमियम है, जो वो बेनिफिट डेवलपर पास कर पाए। अदरवाइज ये डेटा तो बहुत स्टार्क है विपिन, आप देख लीजिए कि लॉन्चेस भी इतने कम हुए हैं, 40% से 18% आए हैं, एंड सेल भी कम हुई है, 35% से 12-13% आई है। राइट। विपिन, मैं एक और पॉइंट बोलना चाहता हूं इफ यू डोंट माइंड। तो कैसा है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट डेवलपमेंट इंडस्ट्री है वो हमारी जीडीपी करीबन 8.5% है, 8.5%। आप जानते हैं इस पे हम करीबन टैक्सेस कितना भरते हैं, मेरा कस्टमर क्या क्या टैक्सेस भरता है? आप हर चीज पे टैक्स भरते हो, और ये इंडस्ट्री जो है वो करीबन 34 से मैं समझता हूँ 40% टैक्स के बोझे में आ जाती है। तीसरा मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, जैसे अनुज ने कहा कि आपको अगर अफोर्डेबल हाउसिंग, जो आपकी पॉलिसी है, आप चाहते हो कि हर हिंदुस्तानी के सर पे छत होनी चाहिए और ये छत जो है अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें आपको रेडिकल सोच की जरूरत है। और रेडिकल सोच, जैसे अनुज ने कहा, आप सिटी सेंटर में ही डिसाइड कर सकते हो। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की लैंड है, आपके पास सॉल्ट पैन लैंड है, गवर्नमेंट पीएसयू के पास करीबन, आपने देखा होगा धारावी रीडेवलपमेंट में रेलवे ने 90 एकड़ दे दिए। तो इसी तरह से कितने सारे लैंड्स होते हैं उनके पास जो पड़े हैं और जो डेवलप नहीं हो रहे हैं आज की तारीख में, उनको अगर गवर्नमेंट दे दे हमको डेवलपमेंट करने के लिए, और फिर हर चीज को ध्यान रखते हुए, देखिए हमारे प्रॉफिट मार्जिन जो है 15% अगर हमें आप देते हो, विच इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल टू मोस्ट ऑफ अस, तो हम इसमें बहुत ही काम करेंगे। और इसमें काम करने का मजा इसलिए आएगा क्योंकि फिर अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि ये घर देने हैं, तो जो हमको अप्रूवल डिलेज होते हैं
वो सारे निकल जाने चाहिए और हमको एकदम स्मूथली काम करने की एक तरह से आज्ञा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से हम आराम से ये घर बनाते जाएं और बेचते जाएं। जहां तक रही बात आपकी कॉस्ट इंक्रीज की, तो आप इतना तो मान ही लो कि भाई आपके कंप्लायंस कॉस्ट भी बहुत सारे बढ़ गए हैं, वो भी इसके ऊपर आते हैं और ये सब राइट है। कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ने भी चाहिए ताकि डेवलपर्स आर एबल टू डू अ गुड जॉब फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ हमारे कस्टमर्स। बट ये कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेंगे, आपके इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे, इससे सारे कॉस्ट बढ़ेंगे। ये सबको हम ध्यान में लेते हुए जेन्युइनली इसको ग्रो किए जा सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज घरों में होना ये एक तरह से अच्छा भी है, ताकि लोगों की जो पूंजी लगाई जाती है उसमें एक बढ़ोतरी आती है। लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने घर लाख रुपए में लिया, उसका 1.25 लाख रुपया हो गया, 1.5 लाख रुपया हो गया, उसे एक आश्वासन मिलता है इसमें आने का। और आप मान लीजिए वापस, इससे गवर्नमेंट की टैक्स की कमी कोई नहीं होगी, क्योंकि उनकी स्टैंप ड्यूटी चालू रहेगी, जीएसटी चालू रहेगी। एंड लास्ट पॉइंट, आप अफोर्डेबल हाउसिंग को प्लीज रीडिफाइन कीजिए। 45 लाख की जो आपकी सीलिंग 2017 में लगाई गई थी, वो आज नॉर्मल इन्फ्लेशन से करीबन 75 से 80 लाख रुपीस है। और इस पे ओनली साइज की पाबंदी लगाई जानी चाहिए, पैसे की पाबंदी नहीं। इसमें ओनली एरिया शुड बी द डेफिनेशन, नॉट द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर द कंज्यूमर। एंड आई होप कि आप लोगों का ये रिप्रेजेंटेशन लगातार सरकार तक जाता तो है। अब उस पर कब तक कोई एक्शन होगा वो देखने वाली बात है। बाकी ये बात हम लंबे अरसे से कर ही रहे हैं कि जो पुरानी डेफिनेशन है अब वो बहुत रिलेवेंट रह नहीं गई। बमन साहब, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे पूरी बातचीत हो रही है, थोड़ा सा ये मुझे बताइए कि जो अलग अलग कंपोनेंट है जिससे आपका एक इनपुट कॉस्ट बनता है, जिसमें रॉ मटेरियल्स हो गए, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, स्टील हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, प्लस लेबर और ये सारी चीज़ें, इसमें से कितनी चीज़ें आपके कंट्रोल में है या आप इसका कुछ नहीं कर सकते? लेबर अब क्यों 150% हुआ वो आप ही शायद बता पाएंगे, और किस तरीके से प्राइजेस बढ़ रही है, प्लस जितनी चीज़ें बाजार से आपको खरीदनी पड़ती है, क्या इनमें से किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो? ये नॉर्मली मैं आपको बता दूं, 1 स्क्वायर फुट के पीछे जो करीबन 2 स्क्वायर फुट हो जाता है, एज पर माय कैलकुलेशन जो मैंने आपको समझाया, आपकी स्टील कंजम्पशन करीबन 6 किलो होती है। 6 किलो इंटू 2 यानी 12 किलो हुई। आप 12 किलो इंटू 53-54 रुपीज कर लो, तो आपको करीबन 700 से 800 रुपया स्टील की कॉस्ट आती है पर स्क्वायर फुट। उसके आगे आप पर क्यूबिक मीटर जो आपका आरएमसी होता है उसका कॉस्ट ले लो तो करीबन 7,000 रुपया पर क्यूबिक मीटर होता है, और उसकी 0.05 या 0.06 तो मान लीजिए 350 रुपया वो भी हो जाता है, तो डबल कर दीजिए, वो 700 रुपया हो गया। ये दो तो एक्चुअल कॉस्ट आते हैं। लेबर कॉस्ट आप एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप आपका पूरा प्रोसेस फ्लो एकदम परफेक्ट बनाएं, आपके सारे अप्रूवल्स टाइम से हो और आप इसे अच्छी तरह मॉनिटर करें, तो आपका लेबर पे कॉस्ट जो आता है, बिकॉज लेबर इज ऑन 2 थिंग्स, एक तो जितना काम हुआ और कितने दिन में हुआ, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए लेबर का कॉस्ट लगता है। तो आप अगर इसको इंप्रूव करते हो, अगर मैकेनाइजेशन या प्रीकास्ट की तरफ आपका ध्यान जाए, तो शायद लेबर में कॉस्ट कम आ जाती है, बाकी और कोई कॉस्ट में कमी नहीं आती। अब रही बात आपके टाइल्स की, मार्बल की, ऑल एयर कंडीशनर्स या बाकी सारे किचन फिटमेंट्स की, डोर्स की, ये सारों के कॉस्ट आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये सारे एंड आइटम्स हैं जो हमको लेके लगाने पड़ते हैं। एक ही कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है, जो आपकी एफिशिएंसी है उसको आप सुधारे जाओ और मास स्केल में काम किए जाओ, और अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए तो उसमें आपको एडवांटेज जो होगा वही हो सकता है। इस पे आएंगे थोड़ा कि क्या टेक्नोलॉजी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अनुज सर, ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि यही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फिर सिटी वाइज बदलती है। टियर 1 में वो अलग रहती है, टियर 2 में वो अलग रहती है, टियर 3 के लिए और बदल जाती है। तो मुझे लगता है रॉ मटेरियल तो सेम ही रहता होगा, वो शायद सब जगह एक जैसा मिलता होगा। फिर क्या कंपोनेंट है जो उसको थोड़ा चेंज कर रहा है? लेबर कॉस्ट है विपिन। लेबर कॉस्ट जो होती है वो टियर 1 के अंदर बहुत बढ़ जाती है। उनकी जो हाउसिंग, उनकी जो वेजेस, उनको जो रहने की कॉस्ट होती है, जो डेवलपर बेयर करता है, वो बढ़ जाती है कंपेयर टू टियर 2, टियर 3। सो बाकी जो स्टील है, सीमेंट है या आरएमसी है, वो तो सेम ही रहता है। लेबर कॉस्ट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। लेबर कॉस्ट इज अ बिग कंपोनेंट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि टियर 2, टियर 3 के अंदर लेबर को जो वेजेस हैं वो कम होती है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जो लेबर उसी ही सिटी से आती है, तो आपको
उनको रखने की भी जरूरत नहीं होती। टियर 2 टियर 3 में वो अपने घर ही चले जाती हैं एंड डेली वेजेस के जैसे आ जाती हैं। बट टियर 1 के अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट में डिफरेंस हो जाता है, जैसे कोई भी बिजनेस में होता है विपिन। टियर 2 टियर 3 के अंदर जो कॉस्ट होती है वर्कर्स की, वो बहुत कम होती है कंपेयर टू टियर 1। सिमिलरली रियल एस्टेट के अंदर भी टियर 1 की कॉस्ट लार्जली लेबर की वजह से बढ़ जाती है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में देन एनी अदर मटेरियल। हम्म। बमन साहब, मुझे नहीं पता, पहले तो एक 80/IB नाम की एक स्कीम हुआ करती थी जहां आपको थोड़ी टैक्स रिलीफ मिलती थी अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर। एंड एक आप लोगों की डिमांड होती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लैंड आपको सस्ती मिले। क्या इस तरह का कोई प्रावधान है, या आपने कभी ऐसी कोई डिमांड रखी कि अफोर्डेबल हाउसिंग में लैंड तो चलिए एक कंपोनेंट हो गया, टैक्सेशन पॉइंट्स भी हो गए, लेकिन ये जो सारा रॉ मटेरियल है जो कि ओवर द टाइम महंगा हुआ है, लेबर की भी कॉस्ट बनी, तो इसमें भी जब डिफाइंड अफोर्डेबल हाउसिंग बन रही है तो वहां पर मान लीजिए सरिया जैसे आपने उसका बताया, स्टील का एक कॉस्ट बताया, तो वो आपको सब्सिडाइज रेट पर मिले, या कुछ ऐसा है कि वो ऑफसेट हो जाए आगे जाके? इस तरह से कोई मैकेनिज्म कभी काम करता है, या कभी आया मन में कि इसकी भी बात रखी जाए? इच्छा तो बहुत सारी है विपिन जी, लेकिन ये सारा होने से रहा। एक और अनुज, जस्ट आपको बता दूं कि इवन द हाइट ऑफ बिल्डिंग्स जो होती है हमारे अर्बन एरियाज में, वो काफी ऊंची होती है, और उसमें भी आई थिंक स्टील और सीमेंट की कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इससे कॉस्ट बढ़ते ही है। यू आर डैम राइट कि सबसे ज्यादा कॉस्ट आता है लेबर इम्पैक्ट से, क्योंकि लेबर को गांव से लेके आके हमको सिटी में हाउस करना पड़ता है, उनकी फैमिलीज को हाउस करना पड़ता है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। जो ये सारी अच्छी चीजें हैं जो हमको करनी पड़ती है और हम करते हैं। अब विपिन जी, आपकी बात पे मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अगर 2 या 3 चीज जो कोई और तरीके से इम्पैक्ट ना करे, तो एक तो आप अगर अप्रूवल प्रोसेस को एकदम स्ट्रीमलाइन करके, मान लीजिए आज की तारीख में मैं मुंबई में प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूं, मुझे प्रोजेक्ट की लैंड टाई अप करने के बाद या रीडेवलपमेंट की लैंड टाई अप करने के बाद करीबन 13 से 15 महीना लग जाते हैं प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए, क्योंकि वेरियस अप्रूवल्स आती हैं टाइम एंड अगेन। ये प्रोसेस मैं मानता हूं वी आर एबल टू कंटिन्यूअसली चेंज। 15 महीने से हम 13 महीने पे आए, 13 महीने से हम शायद 1 साल में जाएं। लेकिन अगर आप इसको रेडिकली चेंज करो और ऐसा कर दो कि जितने अप्रूवल्स हैं आपको 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगे, तो आपकी जो 9 महीने की एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो काफी घट जाएगी। दूसरा, आप ऐसा कर सकते हो, जब आप लैंड लेते हो तो उस पर जो स्टैंप ड्यूटी भरते हो उसे आप ऑफसेट कर दो, जितना स्टैंप ड्यूटी आ रहा है फ्रॉम दी एंड यूजर्स जो हमारे फ्लैट परचेसर्स हैं, इस तरह का दे दो। जीएसटी की जो सिस्टम होती थी जहां पे आपको इनपुट टैक्स इनपुट क्रेडिट मिलता था, उसको दोहराना बहुत ही जरूरी है, और ये ज्यादा जरूरी है ऑन द अफोर्डेबल हाउसिंग रादर देन ऑन द हाई वैल्यू हाउसिंग, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इस कॉस्ट का। क्योंकि आप एक तरह से मारे जाते हो 18% ड्यूटीज देते हुए, दूसरे साइड से आपको 5% विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस जीएसटी आपके कस्टमर को भरना पड़ता है। और मैंने ये बात हजारों बार दोहराई है, और शायद इस बार इसका कोई हल निकले कि रीडेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इसका मार पड़ता है, ओनली बिकॉज रीडेवलपमेंट में जितने घर हम बना के देते हैं उस पे भी हम मार्केट रेट पे 5% स्टैंप ड्यूटी 5% जीएसटी देना पड़ता है हमें, जो ऑलरेडी हमने इनपुट कॉस्ट में लेके उसकी जो टैक्स है, जो जीएसटी होती है, वो भर दी है बाय बाय एंड कंज्यूमर। तो ये सारी चीजें अगर हो तो आई थिंक वी विल बी एबल टू इंप्रूव इट। और अगर गवर्नमेंट लैंड किसी तरह से सब्सिडाइज करे, या लैंड के पेमेंट्स बैक एंडेड करे, या इवन मैं मानता हूं मुंबई में जो हो सकता है अप्रूवल कॉस्ट विदाउट इंटरेस्ट 3 साल के लिए बैक एंड करे, और उसके सामने गवर्नमेंट किसी तरह की सिक्योरिटी ले ले डेवलपर से, जैसे मान लीजिए जो घर पूरे होने वाले हैं उनको रेडी रेकनर रेट से आप रख लीजिए, तो भी आप देखेंगे कि वी विल बी एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ आवर एंड कंज्यूमर जो घर लेना चाहता है। चलिए, एक, क्योंकि आप दोनों बैठे, एक सवाल अब मैं पूछ ही लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे, अब तो मैंने कहा ये हाइब्रिड है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, पूछते भी हैं अक्सर कि ये सवाल पूछिए, वो सवाल रखिए। तो पहले मैं बमन साहब से ही लेता हूं, क्योंकि आप डेवलपर हैं और डेवलपर्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं। फिर अनुज जी, आप बताइएगा कि एक तरफ आपकी सारी डिमांड्स हैं कि बहुत सारा टैक्स का प्रेशर आता है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई और तमाम चीज़ें, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। दूसरी तरफ जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका कहना ये होता है कि भाई डेवलपर तो बहुत मोटा मार्जिन। क्या आज भी ये स्टोरी सही है कि डेवलपर्स के पास बहुत मोटे मार्जिन
होते हैं और वो आधी बिल्डिंग बेच के ही उनका पूरा निकल आता है, उसके बाद जो आधी बिल्डिंग बचती है वो सब उनकी कमाई होती है। ये सारी थ्योरीज चलती हैं। आप मुझे बताइए क्या सत्य होता है? ये सब कहानियां हैं। आप अगर किसी भी लिस्टेड कंपनी के बुक्स देख लें तो आपको उसमें दिखेगा। और हर हर क्वार्टर में एनालिस्ट और हर साल में एनालिस्ट हमको यही सवाल किए जाते हैं कि आपकी सारी प्रॉफिट्स क्यों नहीं दिख रही यहाँ पे। तो हम उन्हें बताते हैं कि बॉस, एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट होता है। ये जो सेल होती है वो थोड़ी स्टैगर्ड होती है। हम ट्राई करते हैं 30% ऑफ द गुड्स को या 40% ऑफ गुड्स को सेल करने व्हेन वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट। 7% हमारी जो कॉस्ट आती है वो तो जस्ट ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाती है। और अगर इसमें कोई डिलेज हो तो ये 7% करीबन 10% भी हो जाता है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट करीबन 8% आती है ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ये सारे कॉस्ट को आप ऐड करें और सबसे ज्यादा तो जो हम प्रीमियम्स भरते हैं, जैसे मैंने कहा, आप सारे प्रीमियम्स बैकएंड कर दो तो शायद उसमें जो ब्याज का बचे वो बचे। और अगर ये प्रीमियम्स को जैसे आपने पहले किया था, एटलीस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमएमआर में किया था, 50% प्रीमियम कर दिए थे, यानी कॉस्ट ऑफ प्रीमियम 50% कर दिए थे। अगर ये सारी चीज की जाए तो मेरा ये मानना है कि वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट बाय 10 to 15% फॉर माय कंज्यूमर। और ये मोटे मार्जिन, जैसे मैंने कहा, ये अभी सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो आई डोंट नो व्हाट क्वार्टर्स आर ड्राइविंग दिस प्रोपेगेंडा, बट देयर इज नो सच अनरियल मार्जिन अभी रहे नहीं है इस बिजनेस में। क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट का ज़माना है, न जाने कितने पॉडकास्ट होते हैं और वो सब चीज़ें हैं और इतनी थ्योरीज थ्रोन आउट होती हैं और लोग उन्हें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, इसलिए सवाल पूछना लाजमी था। आपने एक अच्छा जवाब दिया उसका। अनुज सर, आपका कमेंट इस पर? तो विपिन, मेरा बमन के जैसा ही कमेंट है। मैं बोल रहा हूँ ये सब लिस्टेड कंपनीज को आप देख लो, आप टॉप 20 लिस्टेड कंपनीज का देख लो, आप मार्जिन परसेंटेज देख लो इनकी, आपको सामने दिख जाएगा कि दे आर नॉट मेकिंग द काइंड ऑफ प्रॉफिट। तो ये प्रोपेगेंडा वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए कि आप लिस्टेड 20 टॉप डेवलपर्स को देख के उनका प्रॉफिट मार्जिन आप देख लो। पेपर पे विपिन ये लगता है कि बहुत जबरदस्त मार्जिन है, वो पेपर पे इसलिए लगता है कि परफेक्ट वर्ल्ड होए ना तो ये मार्जिन शायद डिलीवर भी हो जाए उनका। बट रियल वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं कोई रेगुलेशन का डिले होता है, कोई अप्रूवल का डिले होता है, कोई लिटिगेशन आ जाती है, कोई मार्केट डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह से ये जो परफेक्ट वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के अंदर डिफरेंस है ना, उसमें आप देखोगे तो इनका सिंगल डिजिट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज बैठता है। सो क्लियरली इट इज अनट्रू कि बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं। अगर बना रहे होते तो सर लिस्टेड शेयर्स के अंदर तो दिखना ही चाहिए था। वो दिख ही नहीं रहा हमें प्रॉफिट मार्जिन। एंड क्लियरली बिकॉज इट इज एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, अ लॉट ऑफ दैट जो आप पेपर पे दिखा रहे हो और जो एक्चुअल में हो रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपको सिंगल डिजिट प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैठता है टू अ डेवलपर। तो बबन सर, ऐसा परसेप्शन बना क्यों कि वंस अपॉन अ टाइम इस तरह की चीजें हुआ करती थी, या जो मतलब जो हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफस्टाइल देख के लोगों को ऐसा लग गया और पहले बहुत अलग हुआ करता था रियल एस्टेट, आज की तारीख में बहुत डिफरेंट है, तो क्यों आया ऐसा परसेप्शन? देखिए, एक जमाने में वो जमींदारों को भी एकदम बुरी लाइट में देखा जाता था, पॉलिटिशियन को बुरी लाइट में देखा जाता था, बिल्डरों को भी उसी तरह से वो लोगों ने किया था। और दूसरा ये बात तो फैक्ट है ही कि 50 साल पहले ये बिजनेस इतना ही क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट था, जिसकी वजह से उसकी लेगेसी जो लॉन्ग टेल है वो आज तक चली आ रही है। लेकिन मैं नहीं मानता आज की तारीख में इवन माय कंज्यूमर्स फील कि इस तरह के क्रेजी मार्जिन होते हैं डेवलपर के पास। उनके पास खुद जब हम रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं, आप मानोगे नहीं विपिन भाई, एक एक कॉस्ट का ब्रेकअप होता है उनके पास और वो आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन बता देते हैं। अपने से अच्छा वो वर्किंग करके अपने को दे देते हैं। सो बेसिकली अगर ये कथा चल रही है तो ये कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ही कर रही है, और ये क्यों कर रही है वी डोंट हैव एनी आइडिया। लेकिन इसकी लॉन्ग टेल है, उसके लिए इसकी जो शैडो है वो आज तक हमारे पे है, और इस शैडो को हम एवरी टाइम दूर किए जा रहे हैं। आज रेरा के आने से डेवलपर अपनी मनमानी करता नहीं है, कर नहीं पाता, और इसी वजह से लोगों को अच्छी वीव सीन अ चेंज इन दिस वर्ल्ड अ लॉट।
खैर ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा, शुरू में मैंने जिक्र किया कि एक हाइब्रिड शो है, मतलब हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया पे भी जाता है और टीवी पे तो लोग देखते ही हैं। सोशल मीडिया की कहानी इन दिनों कुछ ऐसी हो चली है कि वहाँ पर हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई अपनी बात रख रहा है, देखने वाले भी बहुत है, सुनने वाले भी बहुत है। इसीलिए मेरा प्रश्न था कि जेन्युइन बात जेन्युइन प्लेटफॉर्म से आएगी तो वो मैटर करेगी, एंड दैट्स व्हाई आई आस्क्ड इट। चलिए अब वापस से आता हूं उस पर जो जीएसटी वाली बात थी। तो देखिए अनाउंसमेंट आ चुकी है कि जीएसटी में अब 2 स्लैब होंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से भी वो चीज पास हो गई है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, प्रधानमंत्री कह चुके हैं दिवाली पे तोहफा मिलेगा 18% और 5% के 2 मेजर स्लैब्स रह जाएंगे। दोमन साहब आप ही इसको बताइए, क्योंकि यू नो बेटर कि अभी कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस स्लैब में आता है। सीमेंट ऑफ कोर्स वी नो कि 28 पे आती है और 18 में आ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो इनपुट रहता है, जो मटेरियल्स रहते हैं, वो अभी कहाँ हैं? और अगर ये 2 स्लैब्स आ गए तो कितना फर्क आएगा उससे? देखिए, मेजॉरिटी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी 18% में है, और जहां तक ये सीमेंट का जो है, आज की तारीख में एटलीस्ट ऑल डेवलपर्स जो अर्बन एरियाज में है वो आरएमसी से ही काम करते हैं, बिकॉज दैट्स आल्सो एन एनवायरमेंटल नॉर्म। हम खुली सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, और उसकी वजह से हम तो 18% ही जीएसटी भरते हैं उसके ऊपर। अगर ये सारों पे अगर 5% के स्लैब में, आई एम जस्ट होपिंग फॉर अ बिग तोहफा, अगर ये सब 5% के स्लैब में आ जाए तो काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं दिवाली की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं ताकि ये तोहफा हमें जल्दी मिल जाए। अनुज सर, इसका इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा हमें प्राइसिंग पे? रिपोर्ट आपकी उसको भी एनालाइज करती है? डेफिनेटली बिल्कुल, देखिए अगर अगर ये इनपुट कॉस्ट घटेगा, सॉरी, हाँ जी, आ रहा हूं आपके पास, ये अनुज सर से sorry. कमेंट लेके जी। सो क्लियरली इम्पैक्ट आएगा विपिन, बिकॉज अगर आपकी इनपुट कॉस्ट नीचे चली जाती है बिकॉज ऑफ द जीएसटी, डेवलपर्स आर वेरी हैप्पी टू पास दैट बैक टू द कंज्यूमर। तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में करीब 4 से 6% का सेल प्राइस पे आ सकता है इम्पैक्ट इसका, डिपेंडिंग के क्या कैटेगरी ऑफ मटेरियल किस जीएसटी स्लैब में जाती है, जैसे बामन ने बोला। और जो मिड लेवल हाउसिंग है उसमें 3 से 4% का ड्रॉप देख सकते हैं हम सेल प्राइस के अंदर, प्रोवाइडेड जो हायर स्लैब वाली मटेरियल्स हैं जो 18% पे है वो 5% तक आ जाए। जैसे बामन ने बोला, मेरे को भी यही उम्मीद है कि इस दिवाली पे आप ये बहुत एक बड़ा तोहफा देखेंगे। एंड अब मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है विपिन दैट जो डेवलपर्स हैं वो भी ये बेनिफिट जो है पास करते हैं टू दी कंज्यूमर। ये मैंने कोविड के अंदर भी देखा, ये मैंने कोविड के बाद में भी देखा कि जब जब उनको बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट जो है वो इक्विटेबली अपने कंज्यूमर को पास कर देते हैं, बिकॉज वो डेवलपर्स को भी सेल्स चाहिए, सेल चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, अपनी डेट कम करना चाहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो बहुत ज्यादा अपने प्रॉफिट पे नहीं अटकते, बट वो वेलोसिटी पे, वॉल्यूम पे, सेल्स पे, कैश फ्लो पे ज्यादा होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये वाला बेनिफिट अगर उनको मिलता है जीएसटी के स्लैब लोअर होने से, ये कंज्यूमर को डेफिनेटली पास हुआ जाएगा। भवन सर आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जी, मार्केट फोर्सेस रूल, ऑलवेज ये याद रख दीजिए कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड एवरीथिंग। आपको मैं इतना बता दूं, देयर आर मोर देन 5000 डेवलपर्स इन मुंबई एमएमआर अलोन, 5000। तो अगर मैं अपने हिसाब से चलते रहूं और मार्केट की तरफ ध्यान ना दूं, या तो अगर कोई और इसका एडवांटेज लेते हुए उसको प्राइसेस पास ऑन करके उसकी है, तो मेरी कंपनी भी वही करने जाएगी। अगर मैं पहले ये करता हूं और लार्जर डेवलपर्स जो ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स हैं ऑलवेज मार्केट का ध्यान रखते हुए काम करते हैं, तो हमको फॉलो करने के लिए पूरी दुनिया इमीडिएटली उसको फॉलो करेगी और इसका इम्पैक्ट आएगा। ये अभी 4% आएगा या 8% आएगा, इट इज अ ह्यूज इम्पैक्ट। और मैं मानता हूं कि लाइक आई सेड अर्लियर, दिवाली का बड़ी बेसब्री से मुझे भी इंतजार है ताकि ये तोहफा हमारे सारे कस्टमर्स को मिले और इससे सबकी प्रगति ज्यादा हो। और देश में जो हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा था कि होम्स फॉर ऑल, यानी उनका जो एक सपना था कि हर भारतीय के सर पे एक छत होनी चाहिए, और ये छत वही नहीं कि 4 दीवार और छत, बट ऐसी छत जहां पे उसकी जिंदगी बढ़े, उसको सुख शांति मिले और उसकी प्रगति हो, उसकी फैमिली की प्रगति हो, ऐसा घर हम डेवलपर्स उन्हें दे पाएंगे। ये मेरी आत्मविश्वास है और मेरे पूरे डेवलपर फ्रेटर्निटी की तरफ से एक तरह से आश्वासन है आपके व्यूअर्स को।
ये तो वेलकम मूव है सर, और हेडलाइन है कि आप कह रहे हैं कि अगर ये जीएसटी के जो बेनिफिट्स आते हैं वो आप सीधे पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को। अनुज सर, वेलकम मूव। वेरी वेलकम मूव, वेरी वेलकम मूव। बट विपिन, मैं अब बोल रहा हूँ कि अब ये जो डेवलपर कम्युनिटी है ना, ये पास ऑन करती है, पहले नहीं होता था। आज से अगर मैं अबाउट अ डिकेड पहले करूंगा ना विपिन, तो जो बेनिफिट होता था डेवलपर कम्युनिटी अपने पास रख लेती थी। बट ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड मैंने ये देखा है, जो डेवलपर कम्युनिटी है बहुत कंसोलिडेशन भी हो चुकी है। जो वीकर प्लेयर थे, जो टियर 3 जैसे प्लेयर थे डेवलपर्स, वो कंसोलिडेट हो चुके हैं। अभी आप देखते हैं तो गुड क्वालिटी डेवलपर्स, लिस्टेड डेवलपर्स, रिप्यूटेड डेवलपर्स हैं, और वो अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए ये पास ऑन डेफिनेटली करते हैं। सो डेफिनेटली अ वेलकम मूव। पर मेरे को कोई और ऐसे उम्मीद भी नहीं थी कि नहीं पास करेंगे। दैट दे अब इनका डीएनए बदल गया है। ये डीएनए जो है बड़ा ही कोलैबोरेटिव डीएनए है एंड बड़ा कंज्यूमर फोकस्ड डीएनए है, तो डेफिनेटली ये पास हुआ जाएगा। राइट, चलिए बढ़िया बात है ये। बमन सर, एक और चीज़, ये तो हो गया इन जो आपका मटेरियल कॉस्ट और उन सब के ऊपर, और बाकी जो एक जो जनरल जीएसटी एज अ सर्विस लगता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे, उसमें 1% और 5% के जो अलग अलग दो वो स्लैब्स हैं, क्या उनमें भी किसी प्रकार के चेंज की कोई उम्मीद है? देखिए, अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट देते हो तो मेरा ये मानना है जो 12% आप चार्ज करते नहीं, 18% जीएसटी, उस पे 6% लैंड अबेटमेंट देके 12% चार्ज करते थे, वो भी हमें मान्य है। और अगर आप 5% देते हो तो एटलीस्ट उसको रैशनलाइज करके ऑन दोस कंपोनेंट्स जहां पे हम सिर्फ रिहैब बनाते हैं, वो ना दो, और हो सके तो ये 1% जो आप देते हो अफोर्डेबल हाउसिंग पे, इसे एरिया से कैप करें। इसे डू नॉट कैप इट विथ आपके जो बोलते हैं प्राइस पॉइंट। और अगर हो सके तो इस जीएसटी को 5% से 3% पे आप ले आए तो बहुत ही रैशनलाइजेशन हो जाएगी, और इससे भी मार्केट को एक बढ़ोतरी आएगी और लोगों को घर खरीदने में रिडक्शन ऑफ प्राइस आएगा। अनुज सर, क्या कहेंगे, उम्मीद कर सकते हैं कि वो वहां पर भी चेंजेस आ जाएं जब ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, या वो लग रहा है आपको शायद वो इंटैक्ट ही रखेंगे? बिल्कुल, मेरा मानना है जब प्रधानमंत्री जी कुछ डिसाइड करते हैं तो वो उसे अमल करते ही हैं। और मेरी 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 पर्सनल उनके साथ जितनी भी बार मींस व्हेनेवर आई हर्ड हिम स्पीक, मैंने देखा है वो काफी ही डिस्ट्रप्टिव सोचते हैं, काफी बड़ी सोचते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर उन्होंने फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द फोर्ट अगर उन्होंने नाम अनाउंस किया है कि बड़ा एक तोहफा आने वाला है, तो मेरी इच्छा तो बस इस बार यही है कि सारे जो इश्यूज हमने रेस किए हैं उनकी सुनवाई होगी और उन पे फिर निर्णय लिया जाएगा, जहां पे उनकी डायरेक्शन का हमें, उनकी मार्गदर्शन का हमें पूरा विश्वास जो है उसको अमल किया जाएगा। राइट, तो बमन कॉन्फिडेंट है। अनुज सर, आप भी हैं? बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट। बमन ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये कमिट किया हुआ है, तो डेफिनेटली डिसरप्टिव होगा। अब क्या क्या उसके अंदर डिसरप्शन में होगा वो तो देखेंगे दिवाली पर ही, पर डेफिनेटली इट विल बी समथिंग जो हमें उम्मीद है, इतना इतना तो डेफिनेटली वो होगा, एंड हो सकता है उससे बढ़कर भी होए। चलिए, तो क्योंकि बात दिवाली की आ गई है और आप दोनों मौजूद हैं, तो इससे बेहतर मौका क्या होगा? फेस्टिव सीजन पे भी मैं एक एक सवाल ले लूं। बमन साहब, फेस्टिव सीजन, इस बार के फेस्टिव सीजन से कैसी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुंबई एमएमआर के मार्केट के बारे में बात कर सकता हूं मैं। वी आर ऑल वेरी ड्रिवन टुवर्ड्स दिस फेस्टिव सीजन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मार्केट फर्स्ट क्वार्टर में भी ग्रो हुई है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आते ही आप देखेंगे अगेन देयर हैज बीन अ ग्रोथ। और मुंबई में आई कैन ओनली थैंक मुंबई एमएमआर के लिए, आई कैन ओनली थैंक द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, और उसी हिसाब से पूरे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ देख सेल्स अच्छी होगी। जहां तक रही फेस्टिव सीजन इज ये होम्स जो होते हैं वो काफी इमोशनल परचेज भी होते हैं, तो लोग अच्छे दिनों का एक इंतजार करते हैं। बस हम गणपति की राह देख रहे हैं, गणपति जी आएंगे और एक तरह से जो जोरदार सेल्स में एक इम्पैक्ट आएगी उसकी, और उसके बाद दशहरा, दिवाली और ये सारे सीजन जो फेस अपने क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में आते हैं उनका हमें ऑलवेज इंतजार रहता है बेसब्री से। राइट, अनुज सर, क्या कहेंगे इस बार के फेस्टिव सीजन के लिए? मतलब आप ही लोगों के नंबर कह रहे हैं कि जो थोड़ा अपर सेगमेंट में उसमें हल्का सा प्लेटू बना है, थोड़ा सा स्लो डाउन आया है। डेफिनेटली आया था। मिड जुलाई से हमने देखा है जो फेस्टिव सीजन है ना वो स्टार्ट ही हो गया।
तो अब मिड जुलाई से अब नंबर देखना शुरू करेंगे। एंड ऑफ सितंबर जब हमारी रिपोर्ट आएगी, आप देखेंगे कि इसके अंदर दोबारा से सेल्स का मोमेंटम बढ़ गया है। तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि मिड जुलाई से ही फेस्टिव सीजन शुरू हो गया। दूसरी बात है, जैसे बमन ने बोला कि ये इमोशनल बाय होती है, तो जो होम बायर्स हैं वो वेट करते हैं गणपति का, नवरात्रि का, दशहरे का, दिवाली का। बट एक और चीज होती है विपिन, के जो डेवलपर्स होते हैं वो लॉन्चेस भी उस टाइम पे लेके आते हैं, न्यू लॉन्चेस आते हैं। जैसे ही न्यू लॉन्च आता है उस टाइम पे सेल्स की जो वॉल्यूम होती है वो काफी ऊपर बढ़ती है। तो ये इस बार ऐसे लगता है कि काफी अच्छा सीजन जाने वाला है। एंड ऐसा तो हुआ ही है कि मिड जुलाई से ही सीजन लग रहा है कि चालू हो चुका है इस टाइम। क्या बात है जी। बमन सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस यही कह रहा था, इस सवाल का जवाब तो अनुज मेरे से बेटर ही देगा। और आई थिंक दे दिया उन्होंने। ठीक है जी, बढ़िया है। तो उम्मीद रहेगी हम सबको फेस्टिव सीजन में, और जैसा उस बड़े तोहफे का सबको इंतजार है, बमन साहब ने कह ही दिया कि जो भी वहां से रेट कट आएगा, जो भी एक क्वेश्चन मिलेगा वो आपको पास ऑन करते हुए नजर आएंगे, वो और उनकी फैटर्निटी। और उम्मीद यही कि उससे थोड़ी राहत तो सबको मिलेगी। और चूंकि जीएसटी अगर बाकी जगह रैशनलाइज होगा तो मुझे लगता है कि ग्राहक की जेब में भी शायद थोड़ा पैसा और बच जाए, दूसरे मीन्स से भी, तो उनको और राहत आएगी। इनकम टैक्स का एक कट मिला ही हुआ है। नंबर्स ये आधे साल निकल चुका है, उसके अब तक एक तरीके से अच्छे थे। थोड़े बहुत प्लेटू की हमने बात की, लेकिन जैसा अनुज सर ने अभी कहा कि जुलाई में ही लग रहा है कि फेस्टिव सीजन आ गया। तो लेट्स सी, नंबर्स हमें बताएंगे लिस्टेड कंपनी के भी और ओवरऑल नंबर्स भी, तो इंतजार रहेगा। और कंस्ट्रक्शन की जहां तक बात थी, हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया। शायद मुझे लगता है हमारे दर्शकों को एक इंसाइट मिली होगी कि वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरीके से एक जो प्राइस का कंपोनेंट है ओवरऑल मकान की, उसमें प्ले करती है, क्या क्या फैक्टर्स उसे इंपैक्ट करते हैं। और द टू बेस्ट पीपल आर हियर टू एक्सप्लेन दैट। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही ये पूरी बातचीत हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच विपिन।